एवरीवन, जनरल साइंस मैराथन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है बल, मतलब आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं बल और उससे संबंधित जो इसका प्रभाव होता है बल के प्रकार, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज क्लास में। तो इससे ओवरऑल जो जानकारी हम लोग रेस्ट एंड मोशन में दिया था वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। मतलब रेस्ट एंड मोशन में जो टर्म के बारे में जानना था वो जान चुके हैं, मतलब गति के नियम, मतलब गति के प्रकार, वेग, चाल, इस सब के बारे में जान चाहिए, त्वरण, ठीक है। बेसिक चीज़ हमने बता दिया, ठीक है। और आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बल। ये भी मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कई सारे क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, ठीक है। तो बल के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप आसानी से आप जो न्यूटन का नियम होता है, मतलब गति का समीकरण तो हो चुका, गति का जो नियम हम लोग पढ़ने वाले, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम, सार्वत्रिक नियम, वो सारी चीज़ आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगा। इसलिए बल को जानना जरूरी है। वैसे बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से बल की, फिर भी मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो नोट डाउन करने वाली बात होगी, जो चीज़ होगा आपको उसको बता दिया जाएगा। आप उसके लिए क्या करना, मेन पॉइंट को नोट डाउन कर लूँगा, ठीक है। तो देखते हैं कि बल में क्या क्या खास होने वाला है। जैसे बल, सिंपली बल का अगर अर्थ निकालते हैं तो बल वह एक भौतिक कारक है जब किसी वस्तु पर, हम नॉर्मली कहते हैं कि बल का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। जनरल सेंस से ये समझना है कि बल का अर्थ होता है धक्का देना, या बल का अर्थ होता है किसी वस्तु को खींचना, धक्का देना, या ऊपर उठाना या नीचे की ओर गिराना। जनरली हम लोग बल को ऐसी तरह से बोलते हैं, एक्चुअल में होता भी ऐसे ही होगा। तो उसको हम कैसे समझेंगे? बल किसी एक भौतिक कारक होता है ना, जो किसी वस्तु पर लगाकर धक्का देते हैं, खींचते हैं, या ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं, ठीक है। ये होता है जनरली बल। और बल के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, बल का अलग अलग प्रभाव होता है, सारी चीज़ जानकारी होगा। सबसे पहले जानना है कि बल, तो बल होता है, याद रखिएगा, एक भौतिक कारक होता है, ठीक है। बल क्या है? एक भौतिक कारक है। बल एक भौतिक कारक है। किसी वस्तु पर बल लगाकर हम उसके गति को गति में ला सकते हैं, या उसके को विराम में ला सकते हैं। ये बल का प्रभाव हो गया, जो किसी वस्तु पर लगकर उसे गति में ला सकते हैं, ठीक है। या विराम में ला सकते हैं। दोनों को पॉसिबिलिटीज़ होगा, दोनों तरह से हम कह सकते हैं। या तो हम बल की वजह से किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं, या बल की वजह से वस्तु को विराम में ला सकते हैं। दोनों एक कारक होगा, ठीक है। अब बल एक भौतिक कारक, किस तरह से बल पर हम बल लगा के इस वस्तु को गति में लाएंगे या विराम में लाएंगे। जनरल सेंस में आपको ये समझना है, सिंपली समझना है कि एक वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु पे हमने बल लगाया, तो बल लगाना इट मीन्स कि धक्का देना, ठीक है। धक्का देना, या हम कह सकते हैं खींचना, ठीक है। या हम कह सकते हैं ऊपर उठाना, हम चाहे तो ऊपर भी उठा सकते वस्तु को, या वस्तु को नीचे की ओर खींचना या नीचे की ओर गिराना, ठीक है। इन सब में बल का ही कॉन्सेप्ट होता है, ये सब बल का ही एक प्रकार है। इन सब को ही कहते हैं हम क्या? बल। खींचना हुआ या ऊपर उठाना हुआ आपका, या नीचे खींचना हुआ, सारे के सारे बल के ही प्रकार है। बल कह सकते हैं एक तरह का बल ही होता है, ठीक है। धक्का देना, खींचना, ऊपर उठाना, नीचे गिराना, सारा का सारा क्या होता है? एक बल ही होता है, ठीक है। अब किसी वस्तु पे हम ऐसी क्रिया करते हैं तभी हम वस्तु को विस्थापित कर सकते हैं। इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या तो विराम में ला सकते हैं या तो गति में ला सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब क्या होता है कि वस्तु को हम गति में किस प्रकार लाते हैं? तो वस्तु का पहले विराम में होना आवश्यक है। अगर वस्तु पहले से पोजीशन के साथ साथ, मैं बता रहा था कि बल के कारण क्या होते हैं ऐसे। चलिए बल एक भौतिक कारक है, इसमें देखते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उस पर अगर हम बल लगाते हैं तो वस्तु गति में आ जाता है, ठीक है। वस्तु मोशन में आ जाएगा, डिस्प्लेस होकर गति में आ जाएगा। ऐसे भी कंडीशन हो सकता है, पहले से वस्तु गति में है, ठीक है, उस पर हम एक्स्ट्रा बल लगाएंगे तो वस्तु किस में आ जाएगा? विराम में आ जाएगा। मतलब विराम की वस्तु को गति में, गति की वस्तु को विराम में ला सकते हैं। ऐसा होता है क्या? बल लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, बाहरी बल लगाकर, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि बल का मात्रक क्या होगा।
किसी के लिए बल का जो मात्रक होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, याद रखिएगा बल के लिए एसआई मात्रक होता है नहीं क्या, न्यूटन। एम से डिनोट करते हैं, है ना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। अगर सीजीएस में बात करेंगे तो सीजीएस में एसआई मात्रक क्या होगा, बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा डाइन होता है, ठीक है, DYNE डिनोट करते हैं। और एक डाइन बराबर होगा 10 का पावर 5 न्यूटन। इन दोनों एसआई मात्रक में और सीजीएस मात्रक में ये दोनों अंतर होता है, ठीक है, ये दोनों रिलेशन होता है। एक डाइन बराबर 10 का पावर प्लस 5 न्यूटन होगा, मतलब 10 1 पर 5 0 1 लाख न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब इसमें राशि की बात करते हैं। तो बल किस प्रकार का राशि है, तो याद रखिएगा जो बल राशि होता है वो एक सदिश राशि है। इसका रीज़न है कि बल किसी वस्तु पे अगर बल लगाते हैं तो उसमें एक दिशा होती है, उस वस्तु में एक दिशा हो जाएगी। याद रखिएगा उस वस्तु में एक दिशा होती है और उस वस्तु में परिणाम भी होता है। तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होगा ऑब्वियसली वो एक सदिश राशि होगा, ठीक है। तो बल एक प्रकार का सदिश राशि होता है, ठीक है। तो बलों का परिणाम के बारे में डिस्कशन हो चुका है। बल एक सदिश राशि हो गया, बल एक अदिश राशि हो गया। अब हमें ये जानना है कि बल का प्रभाव क्या क्या होगा, है ना, जानना है बल का प्रभाव, ठीक है। बल का प्रभाव क्या होगा, याद रखिएगा। तो बल का क्या क्या प्रभाव होता है, तो किसी वस्तु पे अगर हम बल लगाते हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि वस्तु सबसे पहले क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, अपने पोजीशन को बदल लेगा। वस्तु एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चला जाएगा, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाएगा। स्थिति में बदलाव होता है। याद रखिएगा पहला पॉइंट कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है। स्थिति में बदलाव के कारण ही कहलाता है क्या, वस्तु गति में उस टाइम पे होगा जब उसकी स्थिति में बदलाव होगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जब किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस तरह से कैसे बदलेगा, जैसे हम किसी वस्तु पे बल लगाएं, सपोज हमने बैलून्स पे एक बल लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो बैलून का आकार क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा बैलून आकार। फिर इसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर अपने पुराने जैसे आकार में आ जाएगा। मतलब कोई कोई वस्तु ऐसी होती है जिस पे हम बल लगा कर उसके आकार को बदल सकते हैं। तो आकार का बदलना ये भी याद रखिएगा एक बल के प्रभाव के कारण होता है। और वस्तु अगर विराम में, बताया था अभी जस्ट पहले कि अगर वस्तु विराम में उस पर हम बल लगा देंगे तो बल लगाने के कारण वस्तु किस में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। तो विराम से गति में आएगा, बल लगाने के बाद विराम से गति में आएगा। अगर वस्तु गति में ऑलरेडी पहले से गति में आ रहा, ठीक है, उस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अलग से बल लगाया, वस्तु को विराम में रोक दिया गया। इट मीन्स कि वस्तु अगर पहले से गति में है तो गति से वस्तु विराम में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। ये वस्तु बल के प्रभाव के कारण होता है सारे के सारे। अब हम पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन के दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, त्वरण उत्पन्न होगा। जब बल नहीं लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, जैसा कि पढ़ चुके हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर हो गया क्या, v-u/t। वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण के बराबर होगा। हमें मतलब ये जानना है कि क्या वस्तु पे अगर बल लगाते हैं क्या उसके त्वरण में बदला वस्तु पे बल लगाते हैं क्या वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि पहले से वस्तु पे अगर बल लगाते हैं तो उसका वेग में परिवर्तन ऑब्वियसली होगा। क्योंकि अगर सपोज वस्तु विराम में है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0, उसका अंतिम वेग कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो वेग में बदलाव आया, समय जितने समय में वेग में परिवर्तन वही हुआ है क्या, त्वरण। अगर वस्तु पहले से गति में है मतलब उसका प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ होगा, उसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0। पहले से वस्तु गति में, उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, बाहरी बल, वस्तु को विराम में ला सकते हैं, मतलब उसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। फिर भी क्या हो गया, वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ, तो वेग में परिवर्तन को कहते हैं क्या, त्वरण। तो बाहरी बल लगाकर बल का प्रभाव से वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन या हम ऐसे भी कह सकते हैं त्वरण उत्पन्न होना।
त्वरण उत्पन्न होना। ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। बल के प्रभाव के कारण वस्तु की स्थिति, वस्तु का पोजीशन बदल जाएगा। वस्तु पहले जैसे पोजीशन पे नहीं रहेगा, बल्कि बल लगाने के बाद वस्तु का पोजीशन बदल जाएगा। दूसरा, आकार बदल जाएगा। कंप्रेस करते, किसी वस्तु को दबाते हैं, रिलीज करते, आकार बदलता रहता है। वस्तु पहले से विराम में रुका हुआ है, बल लगाया गति में आया। वस्तु पहले से गति में है, बल लगा के इसको रोक दिया, गति से विराम। ठीक है। वस्तु के वेग में परिवर्तन, बल लगाया, या तो वह पहले से प्रारंभिक वेग u0 होगा, मतलब वेग विराम में होगा, या तो कुछ न कुछ उसका वेग होगा। बल लगाया, या तो वो गति में आ गया, पहले से वेग में आ गया, उसका वेग बढ़ गया, या उसका वेग 0 हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे उस वस्तु के वेग में परिवर्तन आएगा। जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये इन सारे कारणों की वजह से, मतलब ये सारे के सारे जो घटनाएं होती हैं वो बल के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बल के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के होते बल कौन कौन से प्रकार के होते वो जानना है। बल के जनरली 2 प्रकार होते हैं। एक हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बल जो बिना छुए लगेगा, एक वो बल जो छू कर लगेगा, स्पर्श करके लगेगा। एक बिना छुए मतलब दूरी पर लगेगा बल, एक छूकर मतलब छूकर हम बल लगाते हैं। तो 2 तरह का मुख्यतः बल होता है। ठीक है। जिसको हम छू कर बल लगाते हैं वो होता है आपका क्या, संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, या हम इसको स्पर्श बल भी कह सकते हैं। बिना छूकर बल लगाना वो होता है असंपर्क, असंपर्क बल, अस्पर्श बल हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि वस्तु दूर पर है तो दूर पे ही रहते हुए वस्तु पे बल लग जाएगा। दूरी पर क्रिया बल भी कह सकते हैं। मतलब पास नहीं आएगा, 2 वस्तु एक दूसरे के पास नहीं आएगा, फिर भी बल लगेगा, वस्तु पे क्रिया बल। ठीक है। पेशीय बल इसी के प्रकार होगा। संपर्क बल मुख्य रूप से 4 प्रकार का, वैसे 4 होता है, पता नहीं क्या। सबसे पहले जानेंगे पेशीय बल। ठीक है। मसल्स, मस्कुलर फोर्स मतलब है कि वस्तु को छोड़कर बल लगा, धक्का देते हैं, खींचते हैं, उठाते हैं, वो पेशीय मांसपेशियों की वजह से जो बल होता है वो पेशीय बल हो जाएगा। एक होगा आपका क्या, घर्षण बल, एक होगा क्या आपका तनाव, एक होगा क्या आपका अभिलंब बल। ये सारे क्या है, संपर्क बल में आ जाएगा, क्योंकि इन सारे बल में संपर्क की जरूरत होती है, बिना कांटेक्ट के नहीं होता है, कांटेक्ट होने की आवश्यकता होती है। दूर पर वस्तु रहेगा और उस पर जो बल लगेगा वो होगा क्या, दूरी पर क्रिया बल, यूँ कह सकते हैं हम असंपर्क बल। जैसे में चुंबकीय बल का नाम सुने हैं। चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी वस्तु को, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूर पर रहते हुए भी चुंबकीय क्षेत्र जहाँ उसका प्रभाव होगा वहाँ खींच लेगा चुंबकीय बल। एक होगा क्या, गुरुत्वीय बल। इस बल का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया था, उसके बारे में बताएंगे डिटेल्स में कि हर ब्रह्मांड की कोई 2 वस्तु एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करता है वो गुरुत्वीय बल होगा। जनरली हम लोग पृथ्वी पर आके किसी वस्तु को पृथ्वी की ऊंचाई h पे फेंकते हैं तो वस्तु द्वारा उसी जगह पे आ जाता है। इट मीन्स कि पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है, तो पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया बल होगा वो गुरुत्वीय बल होगा। ठीक है। मतलब दूर पे वस्तु फिर भी खींच लिया, वो हो गया दूरी पर क्रिया बल। तो इन तरह के बल के बारे में जानना आपको जरूरी है। संपर्क समझ में आ गया, संपर्क छूकर बल लगाना और संपर्क बिना छुए बल लगाना। संपर्क में 4 तरह का बल, इन सभी में छूना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है। जैसे हम बात करेंगे पेशीय बल की। ठीक है। पेशीय बल क्या होगा, पेशी बल मांसपेशी द्वारा लगाया गया बल है ना। मांसपेशी द्वारा, याद रखिएगा इसमें क्या होगा, मांसपेशी द्वारा लगाया गया बल। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, चाहे वो बल मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, चाहे वो वस्तु को खींचना होगा या धक्का देना होगा। धक्का देना या खींचना, ये सब क्या आ गया, मांसपेशीय बल। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि कार्ट को, ब्लू कार्ट होता है ना, बैलगाड़ी, उसको बैल द्वारा या घोड़ा द्वारा खींचना है ना। बैलगाड़ी का
खींचना। ये हो गया क्या, मैस्कुलर फोर्स हो जाएगा, पेशी बल हो जाएगा। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं बोझा धोना, है ना, सर पे रख कर हम जो धोते हैं वो भी एक मैस्कुलर फोर्स हो गया, मतलब पेशी बल हो जाएगा, क्योंकि उसमें मांसपेशी की जरूरत होती है। बिना मांसपेशी की जरूरत नहीं हो का बल हो ही नहीं सकता है। जिसमें मांसपेशी की आवश्यकता होती है, जिस मांसपेशी द्वारा जो बल लगेगा वो आपका क्या होगा, मांसपेशी बल होगा। हम बात करेंगे घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है, किसी वस्तु पे एक ऐसा बल लगता है जो गति का विरोध करेगा, ठीक है, घर्षण बल। एक ऐसा बल जो वस्तु के गति के विपरीत लगता है, किसी वस्तु के गति के विपरीत लगने वाला बल, वस्तु के गति के विपरीत लगने वाला बल क्या होगा, घर्षण बल। हमेशा घर्षण बल वस्तु के गति के उल्टा लगेगा, अपोजिट लगेगा। इसका काम क्या है, वस्तु की गति को रोकना, स्टॉप करना, यहाँ तक कि उसकी गति को कम कर देना, घर्षण बल का काम होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो ये वस्तु है, इस ओर गति कर रहा है, ठीक है, एफ फोर्स से एक स्लाइड, एक सरफेस पे, सतह पे, किसी सतह पे रोल कर रहा है, घूम रहा, मतलब जा रहा है, ठीक, गति में। तो इसके संपर्क सतहों के बीच में, संपर्क सतह मतलब एक सतह और वस्तु के सतह के बीच में लगने वाले बल, एक अपोजिट बल काम करेगा, विपरीत बल काम करेगा, जिसका नाम क्या है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स होगा। घर्षण बल के बारे में वैसे डिटेल में जानना है, ठीक है। घर्षण बल हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है, लाभदायक भी होता है। घर्षण बल हमारे लिए लाभदायक, नुकसानदेह दोनों तरह का होगा। हम जो चलते हैं, ज़मीन फर्श पे चल सकते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जनरली वो घर्षण बल की वजह से होता है। जैसे हमने स्लाइड पे किसी सतह पे एक गेंद को रोल किया, है ना, उसको लुघरा दिया, ठीक है, तो वस्तु उधर जा रहा, गेंद लुघर रहा, प्लेन सरफेस है। लेकिन उसी खुरदरी सतह पे अगर एक बॉल को लुघराया जाए तो शायद वस्तु, उस बॉल के गति में फर्क आ जाएगा, गति में चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, बल्कि कम हो जाएगा। यहाँ गति में थोड़ा सा और बढ़ जाए, बल्कि गति कम नहीं होगा, कुछ दूरी पे जाके गति कम हो जाएगा, ठीक है। एक चिकनी सतह पे हमने बॉल को रोल किया, एक खुरदरी सतह पे, रफ सरफेस पे हमने बॉल को रोल किया, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले वस्तु जो रुकेगा, बॉल जो रुकेगी, वो खुरदरी सतह पे जाके कुछ दूरी पे जाके चलेगा, वो रुक जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ दूरी तय करने के बाद, अधिक दूरी तय करने के बाद जाके रुक जाएगा। इसका रीज़न है कि चिकनी सतह में जो घर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। घर्षण बल इसमें बहुत ही कम होगा, मतलब वस्तु बहुत दूर जाकर रुकेगा। इसका मतलब है कि इसमें जो घर्षण बल होगा, इसमें जो घर्षण बल होगा वो बहुत ही कम होगा, लेकिन इस वाले में घर्षण बल क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए वस्तु कुछ दूरी तय करके, थोड़ा ही दूरी तय करके जाकर रुक जाएगा, और इसमें अधिक दूरी तय करेगा तब जाकर रुकेगा। अब क्या होगा कि अगर मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियो का प्रयोग, ठीक है। एक फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम है गैलीलियो गैलीलियो। तो इनका कहना है कि अगर सतहों पर, इस पृथ्वी की सतह पर घर्षण बल काम न करे, किसी सतह पर घर्षण बल काम न करे, यह हवा ना हो, तो कोई वस्तु अगर गति में है, एक समान गति में है, तो वो हमेशा एक समान गति में ही रहेगा, अनंत काल तक वो हमेशा एक समान गति में रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। उन्होंने कहा जब घर्षण बल नहीं होगा, तो इससे हमें एक फैक्ट समझ में आया कि जब वस्तु गति में है तो कुछ दूरी तय करके रुक जाता है। इसका अर्थ हुआ कि घर्षण बल की वजह से वो जाके उस पॉइंट पे जाके क्या होता है, रुक जाता है। अगर घर्षण बल काम ना करे, इनके अनुसार घर्षण बल काम ना करे, तो वस्तु क्या होगा, अनंत काल तक हमेशा के लिए वो वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगा, अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, ठीक है। तो घर्षण बल क्या होता है, गति का हमेशा विरोध करता है, गति के हमेशा विपरीत होता है। ये गति का विरोध करेगा, याद रखिएगा,
गति का विरोध करने वाला एक ऐसा बल जो वस्तु के विपरीत गति के विपरीत लगता है, जिसका नाम क्या हो गया, घर्षण बल। हम जनरली क्या होता है कि कहीं के भी घर्षण बल काम होता है, काम लाभदायक होता है। जिस तरह से हम स्क्रू ड्राइवर को कसते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर कसने की जगह जो सरफेस होता है उसको इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से ताकि उसके अंदर में क्या पूरी तरह से पकड़ बनाए रहे। अगर स्क्रू ड्राइवर को कसने का जो एक खांचा बना होता है अगर वो प्लेन हो तो इसका मतलब है कि जो नट वाल्टू होता है, नट जो होते हैं वो इसके अंदर में टाइट नहीं हो पाएगा। मतलब उस टाइम में घर्षण बल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो वस्तु स्लाइड होकर वस्तु क्या होगा, स्लिप होकर नट से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो बांधने के लिए, टाइट को बांधने के लिए इसको क्या होता है, खांचा बना देते हैं। दोनों मतलब नट में भी आज के उसके जिसमें पे टाइट किया जाएगा उसमें भी हम खांचा बनाए। अगर खांचा बना ना हो तो इसका अर्थ क्या होगा कि वस्तु मतलब वो नट उससे निकल जाएगा और दूसरी वस्तु जो उसके संपर्क में था वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। देखो इसमें लिखा हुआ तनाव, टेंशन। ठीक है, किसी वस्तु को बांध कर, है ना, एक वस्तु लिया गया, इसको एक रस्सी से बांध दिया गया। वस्तु से बांधकर एक रस्सी से बांधकर लटका दिया गया, बिल्कुल लटका हुआ है। ये वस्तु जो बंधा हुआ है इस पर, है ना, ये वस्तु जो बंधा हुआ है इस पर रस्सी की सहायता से, तो एक दूसरे पर बल लगा रहा है। ठीक है, रस्सी बल लगा रहा है इस वस्तु पर ऊपर की ओर। रस्सी चाहेगा कि हम इसको बांध के रखें, पकड़ के रखें, नीचे नहीं जाने दें। रस्सी बल लगा रहा है ऊपर की ओर, जबकि वस्तु बल लगा रहा है रस्सी पर नीचे की ओर। मतलब एक दूसरे को तान रहा है ना, खिंचाव कर रहा है, जिसको हम तनाव बल कहते हैं। किसी वस्तु को बांध कर लटका देना तनाव बल कहलाएगा, सिंपली समझना, क्योंकि रस्सी द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए बल को तनाव बल कहते हैं। रस्सी द्वारा, ये नहीं कि वस्तु द्वारा, रस्सी के द्वारा उस वस्तु पर जिसको बांध कर लटकाया गया है उसके द्वारा जो बल लगाया गया है उस रस्सी पर, वो कहलाएगा क्या, सॉरी रस्सी पर नहीं, उस वस्तु पर, वो कहलाएगा आपका क्या, तनाव बल। बात करेंगे अभिलंब बल की। ठीक है, अभिलंब बल एक ऐसा बल, सपोज किसी सतह पर एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को रख दिया गया है ना, चलो एक ये सतह है, हमने इस वस्तु को रख दिया इस सतह पर। ठीक है, तो ये वस्तु इस सतह पे एक बल लगाएगा नीचे की ओर। अब यहां पर तनाव नहीं कहना है, ये तनाव ये हुआ, बांध कर लटका था, तनाव ये हो गया, ये तनाव नहीं होगा। अभिलंब बल ऐसा बल जो एक दूसरे के सतह पर लंबवत लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। लंबवत लगने वाले बल का नाम क्या हुआ, अभिलंब बल। ठीक है, अब इसमें जो बल लग रहा है ये सरफेस हो गया, सतह हो गया। ये सपोज मान लो कि कोई एक स्टैंड टाइप का है जिसको रोक रखा है ना, ये रोक रखा है स्टैंड। इस वस्तु को होल्ड किया हुआ अपने सतह पे, यह स्टैंड हो गया, और उसके नीचे क्या है, सरफेस, ये सतह है। बल्कि वो जिस पे रखा वो भी सतह ही हो गया, नीचे भी क्या, सतह। हम कह सकते हैं पृथ्वी, चलो ठीक है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह हो गया, जिस पे होल्ड किया हुआ एक नया सतह हो गया। ये वस्तु इस ऑब्जेक्ट पर जिस पे होल्ड किया हुआ है उस पर एक बल लगाएगा। ये वस्तु भी जो ये क्या नाम है, स्टैंड जो है, इसका स्टैंड इस वस्तु पर भी बल लगा रहा है ऊपर की ओर। तो बल कैसे लगा, देखो सरफेस तो ऐसे है, 90 डिग्री के कोण से बल लग रहा है, इस तरह से 90 डिग्री के कोण से बल लग रहा है, अभिलंब बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बल नीचे की ओर लगेगा, ये भी 90 डिग्री कोण से बल लगा रहा है, अभिलंब कहलाएगा। मतलब ऐसे समझ लो आप कि ये हैंड है, हाथ, इसके ऊपर की वस्तु को रखा गया,
तो बल इस सतह के लंबवत बल ऐसे लगा। ये मारकर इस हैंड पर, हाथ पे बल लगाएगा नीचे की ओर। अगर हैंड ना हो, हाथ ना हो, तो कहाँ जाएगा वस्तु? नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ये मारकर इस हाथ पर, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर नीचे की ओर बल लगा रहा है। जिसने होल्ड कर रखा है, जिसने रखे हुआ इस मार्कर को, ये हाथ इस मार्कर पर ऊपर की ओर बल लगा रहा है। ठीक है, मतलब ये बल ऊपर नीचे लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, एक बल ऊपर लग रहा है। सतहों के बीच लगने वाले 90 डिग्री से बल को कह रहे हैं क्या? अभिलंब बल के नाम से जानते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रखा रहेगा तो जिस सतह पे रखा हुआ है उस पर बल लगेगा नीचे की ओर, और वो वस्तु जिसने रखा है उस वस्तु पर लगाएगा ऊपर की ओर, वो हो जाएगा अभिलंब बल। टेंशन का अर्थ क्या होता ना हो? किसी वस्तु को बांध कर लटका देना, तनाव बल हो गया। ठीक है, बात करेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? तो चुंबक के कारण जनरली समझना है कि चुंबक के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। यहाँ पे एक चुंबक हो गया आपका, ठीक है। अब चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, याद रखिएगा, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। यहाँ तक उसका रेंज, चुंबकीय क्षेत्र का एरिया यहाँ तक है। ठीक है, अब इसके रेंज में चुंबकीय क्षेत्र तक कोई लोहे की वस्तु या कोई दूसरे चुंबक को इसके पास लाया जाएगा। इसके रेंज से थोड़ा दूर रखेंगे, दूरी पर क्रिया बल है ना, संपर्क नहीं होगा लेकिन बल लगेगा। इसमें चारों में क्या था? संपर्क हुआ, बल लगा। इन दोनों में क्या होगा? संपर्क नहीं होगा, बल लगेगा। संपर्क नहीं है, एक चुंबक, दूसरा लोहे की कांटी है, संपर्क नहीं किया हुआ, दूर है। जैसे इसके रेंज में हम लाते हैं ना, इसके रेंज में, चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, तो ये लोहे की कांटी चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है, तो इसके बीच लगने वाला बल का नाम क्या होगा? चुंबकीय बल हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे गुरुत्वीय बल। बेहतर जानते होंगे आप गुरुत्वीय बल क्या होता है। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो वो किस समय के बाद कुछ ऊंचाई तक जाकर वापस नीचे की ओर आएगा। पृथ्वी अपनी ओर खींच लिया है उस वस्तु को, ठीक है, पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच लिया है, नाम क्या होगा? गुरुत्वीय बल। पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल। वस्तु यहाँ है, पृथ्वी यहाँ, दोनों असंपर्क है, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी बल लगा है, असंपर्क बल कहलाएगा, दूरी पर क्रिया बल कहलाएगा। अब जो बल लगाएगा पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा वो क्या होगा? गुरुत्वीय बल। वैसे हम लोग जानेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक नियम के अनुसार ये जानना है कि ब्रह्मांड में कोई दो वस्तु एक दूसरे को कोई न कोई बल से आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, यहाँ पे मार्कर है तो इन दोनों मार्कर के बीच में बल लग रहा है जो कि हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में बल लग रहा है। ये बल का परिणाम इतना कम है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है, इतना कम है अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसी में पृथ्वी एक विशाल, कह सकते हैं एक तरह का वो पाँचवां बड़ा ग्रह हुआ। ठीक है, आकार में पाँचवां बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में कोई वस्तु को अगर लेते हैं तो कई करोड़ गुना छोटा हो गया, बहुत छोटा है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि इन छोटे वस्तु को पृथ्वी के कंपैरिजन की बात करेंगे, छोड़ देंगे, वस्तु नीचे आ जाएगा। तो हमें ये लगता है कि पृथ्वी उस वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है, जबकि न्यूटन का सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे, गुरुत्वीय बल के अधीन में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन के सार्वत्रिक नियम में जानेंगे कि ब्रह्मांड की वस्तु, हर दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेगा, मतलब ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। लेकिन जब पृथ्वी और किसी वस्तु की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि हर एक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, बल्कि बाद में एक थ्योरी पढ़ना है, उस एक थ्योरी से समझ में आएगा कि वो वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, बल्कि दिशा और परिणाम में थोड़ा सा फर्क होगा, बल्कि दिशा और परिणाम में फर्क होता है, मतलब उल्टा होता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, बलों का परिणाम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बलों का परिणाम निकालना है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो हर एक सदिश राशि हो या अदिश राशि, सभी का परिणाम होता है, लेकिन दिशा किसी में होता है, किसी में नहीं होता। जो सदिश राशि होगा 100% दिशा होगा। तो बल एक सदिश राशि है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। परिणाम की बात करते हैं, जनरली हम बता चुका हूँ, सदिश और अदिश राशि के कॉन्सेप्ट बता दिया है। देखो
एक वस्तु जिस पे हमने 2 न्यूटन का बल इधर लगाया और इसी वस्तु पर इस साइड से 2 न्यूटन का बल लगा रहे, तो वस्तु विस्थापित नहीं होगा, वस्तु अपनी जगह पे अटका रहेगा, है ना। मतलब ये होगा कि बल इधर लगाया, तो परिणामी बल क्या होगा कि विपरीत दिशा में जो बल लगेगा, याद रखिएगा, जो विपरीत दिशा में बल लगता है, वैसे सदिश राशि वाले वीडियो में बता चुके हूँ, इस सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है, कि जब अपोजिट फोर्स होगा या अपोजिट राशि होगा तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे का ऋणात्मक होता है, घटेगा, और जब एक ही ओर लगेगा तो जुड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या होगा, परिणामी बल विपरीत दिशा में F1 माइनस F2 हो जाएगा, ठीक है, परिणामी बल। जब एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तब परिणामी बल क्या होगा बताना है, F1 प्लस F2, ठीक है, F1 प्लस F2 हो जाएगा। इस वस्तु पे लगने वाला 2 न्यूटन का बल इस साइड से, 2 न्यूटन का इस साइड से, अपोजिट है, घटेगा, 2 माइनस 2 0, मतलब है कि इस वस्तु पर बल लगा ही नहीं, इट मीन्स कि वस्तु उसी जगह पे रहेगा, विराम में रहेगा, क्योंकि 2 न्यूटन का इधर लगाया, अपोजिट लगाया, वहीं पर रहेगा, कोई विस्थापन नहीं होगा, वस्तु विराम अवस्था में रहेगा। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो उसमें दिशा भी बताना है, वस्तु की दिशा क्या होगी, वस्तु बल की वहीं पर रहेगा। हाँ, जब हम बात करेंगे ये 5 न्यूटन का बल लगा रहे, यहाँ 3 न्यूटन का बल लगा रहे, तो बलों का परिणाम निकालना, जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे छोटा को, 5 माइनस 3 जो कि हो गया कितना, 2 न्यूटन। हमें ये बताना है कि इन दोनों का परिणामी बल क्या हो गया, 2 न्यूटन। बल्कि हमें अब बताना है कि इसका दिशा क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, वस्तु किधर की ओर विस्थापित होगा, 3 की ओर या 5 की ओर। जो बल ज़्यादा होता है वो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, बल का परिणाम क्या होगा, बल का प्रभाव कम होगा, बल उस ओर दिशा में उसी ओर क्या होगा, विस्थापित होगा, ज़्यादा बल की ओर नहीं होगा, बलों का परिणाम जिधर कम है उसी ओर विस्थापित होगा। इस 5 न्यूटन के बल से लगे इसको धक्का दे रहे हैं, यहाँ केवल 3 है, तो वस्तु का विस्थापन 3 की ओर होगा, इस ओर वस्तु विस्थापित हो जाएगा। याद रखिएगा, वस्तु का जो विस्थापन होगा वो 3 की ओर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, एक वस्तु पर हमने बल लगाया यहाँ 10 न्यूटन का, इसी साइड से हमने खींचा 2 न्यूटन से, एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, फर्क ये कि इधर से धक्का दे रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, परिणामी बल जुड़ेगा, 10 प्लस 2 आपका हो गया कितना, 12 न्यूटन। और वस्तु, चूंकि वस्तु को दोनों एक ही ओर की ओर खींचा जा रहा है, तो ऑब्वियसली वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वस्तु जो विस्थापित होगा वो इसी ओर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ में, एक वस्तु पे बल लगाया इधर 3 न्यूटन का, इधर लगाया हमने 5 न्यूटन का बल, और इधर खींच लिया 3 न्यूटन के बल से, इधर धक्का दिया 2 न्यूटन के बल से। मतलब है कि इस पर 4 तरह का बल लग रहा है, कोई एक तरफ खींच रहा है, कोई दूसरी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो टोटल इसका परिणामी बल क्या होगा, जो एक ही दिशा में होगा उसको एक साथ जोड़ देना है, और जो विपरीत दिशा में एक साथ होगा उसको भी जोड़ देना है, और दोनों को फाइनली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट घटा देना है। 3, 5 और 2 एक ही ओर बल लगा रहा है, ध्यान देना आपको, 3, 5, 2 एक ही ओर लगा रहा है, 3, 5 और 2 इन तीनों को जोड़ना है, और 3 अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें घटाना है, ठीक है। ये हो गया 8, 2, 10 में 3 घटाने पर फाइनली आपका आ गया 7 न्यूटन। ये आपका परिणामी बल है, और जिधर बल का परिणाम ज़्यादा है उस ओर नहीं, बल्कि जिसका बल का परिणाम कम है उस ओर वस्तु विस्थापित हो जाएगा। 8 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 3 बलों का समूह इस ओर 8 न्यूटन का बल लगा रहा है, बल्कि इस ओर एक ही बल जो कि कम न्यूटन का है, कम परिणाम का है, तो वस्तु का विस्थापन इसी ओर होगा, ठीक है। मतलब बलों का परिणाम जनरली एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है
एक बल इधर लगाया F1, इसी पे बल लगाया F2, इसी पे बल लगाया क्या F3, तो कुल बल हो जाएगा इसका इस ओर लगेगा F बराबर इन तीनों बलों का समूह का योगफल जो कि एक ही दिशा में है हो जाएगा F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बलों का परिणाम। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अपोजिट डायरेक्शन में हो, विपरीत दिशा में हो तो हम परिणामी बल को घटा देते हैं, और एक ही दिशा में हो तो सभी बल को एक साथ में हम जोड़ देते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया उसके अनुसार समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखना है कि देखो ऐसा होगा कि जब बलों का परिणाम निकालते, बलों पर किसी वस्तु पर बल दो या दो से ज़्यादा बल समूह में लगते हैं, हो सकता है कि किसी का जो कुल परिणामी बल है वो 0 आया होगा, किसी का 0 नहीं आया, प्लस आया होगा, किसी का माइनस आया होगा। इस तरह से जनरली प्लस ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उल्टा घटाते हैं ना, छोटा बड़ा में घटाएंगे तो माइनस जरूर आएगा, लेकिन हमें प्लस में लेना है वैल्यू। किसी वस्तु पे बलों का समूह लगाया है तो उसका परिणामी बल 0 आया इसमें। इन दूसरा तीसरा चौथा में देखोगे आप परिणामी बल 0 नहीं आया है। जब परिणामी बल 0 होगा तो याद रखिएगा उस बल को कहते हैं संतुलित बल। जब परिणामी बल 0 नहीं होगा तो क्या होगा, असंतुलित बल। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर बैलेंस फोर्स, परिणामी बल में क्या हुआ, 0 होने का अर्थ हुआ कि बैलेंस कर दिया गया, बैलेंस किया गया, संतुलित किया गया। इस ओर भी 2 न्यूटन का, इस ओर भी 2 न्यूटन का, बैलेंस चीज बैलेंस हो गया। यहाँ देखोगे इस वस्तु पर इस ओर 5, इस ओर 3, अनबैलेंस, असंतुलित। इसका मतलब है परिणामी क्या है 2, यहाँ परिणामी क्या है 12। इसका अर्थ हुआ कि एक ही और दोनों बल लग रहा है। यहाँ देखो कि 3 बलों का समूह मतलब 8 न्यूटन एक ओर लग रहा है, और दूसरा बल 3 न्यूटन का वो दूसरी ओर लग रहा है। परिणामी 7 आया, 0 तो नहीं आया, तो ये भी हो गया क्या, असंतुलित बल हो गया। ठीक है, तो बल 2 तरह का, संतुलित परिणाम के आधार पे बात करेंगे। ठीक है, परिणाम के आधार पे बल 2 प्रकार का, संतुलित, असंतुलित। बेसिक है, जिसका परिणाम 0 होगा संतुलित, जिसका परिणाम 0 नहीं होगा असंतुलित। ठीक है, इसमें ये जानना है कि अगर असंतुलित बल है, अगर संतुलित है तो ये विराम में ही है, गति में तो है नहीं, ये विराम में है। ये असंतुलित बल है ना, ये असंतुलित बल है, इसका मतलब है कि ये गति में होगा, बल्कि गति की दिशा इधर होगी, इसमें इधर होगी, इसमें भी इधर ही होगी, लेकिन वस्तु यहाँ विराम में ही रहेगा। जब वस्तु पर लगने वाला बल अगर संतुलित है तो वस्तु विराम में रहेगा, गति में नहीं होगा। असंतुलित बल के केस में क्या होता है, वस्तु गति में आ जाता है। ठीक है, संतुलित बल ये हो गया आपका क्या, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। यहां बलों का परिणाम 0 के बराबर होगा। एक किसी वस्तु पे लगने वाला 2 बल या 2 से अधिक बल है ना, 2 या 2 से अधिक बलों का समूह, अगर इस पॉइंट पे 0 आ गया, समझ लेना वो बल क्या हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ देखोगे आप कि F1 का एक बल लगाया, F2 का एक बल विपरीत दिशा में। मैंने कहा है कि जब वस्तु विपरीत दिशा में बल लगेगा इट मीन्स कि दोनों का सम माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब बलों का परिणाम दोनों ओर समान हो, F1 बराबर F2, तो इस टाइम पे बलों का परिणाम क्या होगा, F1 माइनस F2 बराबर F बराबर F, जो कि F के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, वस्तु संतुलित में आ जाएगा। असंतुलित की स्थिति में वस्तु किस में आएगा, जब वस्तु पे संतुलित बल लगाता है तो वस्तु गति में आता है। ठीक है, वस्तु गति में नहीं आएगा, बल्कि वस्तु विराम में आएगा। बैलेंस्ड फोर्स लगने के बाद वस्तु विराम में आता है, रेस्ट में आता है। अब अनबैलेंस की बात करते हैं, है ना, असंतुलित की बात करते हैं, तो असंतुलित बल जो होगा याद रखिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना है किसी वस्तु पर। तो इट मीन्स कि अगर वस्तु पे 2 बल लगा है, किसी ऑब्जेक्ट पे F1 सपोज F2, यहाँ दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे थे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे का डिफरेंस से होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों वस्तु पर एक वस्तु पे लगने वाला बल में एक बड़ा एक छोटा, इट मीन्स कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। या तो F1 ग्रेटर देन F2, या हम कह सकते हैं कि F2 ग्रेटर देन F1। दोनों कंडीशन हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है।
तो इस टाइम पे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे F1 माइनस F2, जो कि एक, अगर F1 बड़ा है F2 से तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और F2 बड़ा है F1 से तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब ज़ीरो नहीं आएगा। कुछ ना कुछ बलों का परिणाम होगा प्लस में। उस टाइम पे वस्तु विराम में नहीं होगा, वस्तु किस में होगा, मोशन में होगा, गति में होगा। ठीक है।